नमस्कार, मैं डॉक्टर विश्वामित्र वैष्णव, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम गांधी जी और कार्ल मार्क्स के विचारों की तुलना करेंगे। देखिए, गांधी जी के ऊपर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं और कार्ल मार्क्स एक ऐसा विचारक है जिसने ठीक उसी तरह से सपना देखा जैसे गांधी जी सपना देखते हैं। और वो सपना क्या है? सपना है समाजवाद का, जहाँ अन्याय नहीं हो, जहाँ शोषण नहीं हो, जहाँ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। तो इन मूल मुद्दों पर गांधी और मार्क्स के लक्ष्य एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी कार्ल मार्क्स और गांधी की जो लक्ष्य प्राप्ति करने की जो प्रक्रिया है, या जिसको हम साधन कह सकते हैं, उन साधनों में अंतर है। हम ये जानते हैं कि कार्ल मार्क्स और गांधी जी दोनों ही अपनी अपनी मौलिक विचारधारा को प्रस्तुत करते हैं। और कार्ल मार्क्स की जहाँ तक बात है, कार्ल मार्क्स समाजवाद के समर्थन में एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत करता है। यानी देखिए, कार्ल मार्क्स को प्रथम वैज्ञानिक समाजवादी भी कहते हैं। और इसका कारण ये है कि समाजवाद की स्थापना के लिए कार्ल मार्क्स ने एक प्राकृतिक विज्ञान के वैज्ञानिक की भांति न केवल उन कारणों की व्याख्या करता है जिनके कारण इस विश्व में असमानता की स्थापना होती है और पूंजीपति वर्ग अस्तित्व में आता है और राज्य में उसकी भूमिका होती है। तो न केवल उन कारणों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है, बल्कि जो लक्ष्य वो तय करता है, उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की जो समाधान की प्रक्रिया है, वो भी एक नेचुरल साइंटिस्ट की भांति वो अपनी पुस्तकों के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से रखता है। देखिए, कार्ल मार्क्स और गांधी के लक्ष्य एक जैसे हैं, लेकिन उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में गांधी जी का जो मुख्य आधार है वो धार्मिक है, आध्यात्मिक है, नैतिक है, सत्य और अहिंसा के माध्यम से वह उन लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहते हैं। जबकि दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जो सपना देखते हैं, उस सपने की प्राप्ति में वो हिंसक क्रांति का सहारा लेते हैं। देखिए, मार्क्स और गांधी दोनों राज्य का विरोध करते हैं। दोनों वर्ग विहीन, राज्य विहीन संस्था की स्थापना करना ही दोनों का लक्ष्य है। दोनों ही उदारवादी और पूंजीवादी विचारधारा और व्यवस्था के विरोधी हैं, लेकिन फिर भी इन दोनों के दृष्टिकोण में भिन्नता है, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। देखिए, जहाँ कार्ल मार्क्स के संपूर्ण चिंतन की जो परिणति होगी वह हिंसा के आधार पर होती है। दूसरी तरफ गांधी का जो संपूर्ण चिंतन है, जिस लक्ष्य को वो तय करते हैं, वहाँ हिंसा विहीनता की स्थिति है। यानी गांधी जी जो साम्यवाद कार्ल मार्क्स चाहते हैं, उसी साम्यवाद की परिणति हिंसा विहीन साम्यवाद के रूप में गांधी जी देखते हैं। तो संक्षेप में कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके आधार पर हम दोनों में तुलना कर सकते हैं। सबसे पहला है व्यक्ति और समुदाय, गांधी और मार्क्स के विचार। देखिए, गांधी जी का जो दर्शन है, उस दर्शन में व्यक्ति साध्य है। गांधी जी व्यक्ति को अंतर्मन से जागृत करना चाहते हैं, वह उसको नैतिक बनाना चाहते हैं, वह उसको एक ऐसा दर्शन और एक ऐसा विवेकशील व्यक्ति बनाना चाहते हैं। और वो सब कुछ होगा उसके अंतर्मन में जो जागरण होगा उसके आधार पर। और उसके बाद व्यक्ति जब अपने आप में परफेक्ट बन जाएगा, जब उसके मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होगी, किसी के प्रति अन्याय की भावना नहीं होगी, वह किसी का शोषण नहीं करेगा, सत्य और अहिंसा पर आधारित अपना जीवन जिएगा, तो उस व्यक्ति से फिर समाज का निर्माण होता है। यानी यहाँ जो यूनिट ऑफ स्टडी है वो व्यक्ति है गांधी जी के दृष्टिकोण में। दूसरी तरफ जब हम मार्क्स की बात करते हैं तो मार्क्स समष्टि या समाज को महत्व देते हैं। देखिए,
जहाँ गांधी के दर्शन का साध्य व्यक्ति है, वहाँ मार्क्स का जो साध्य है वह समाज है, समुदाय है। गांधी के अनुसार व्यक्ति के आचरण पर उसकी जागृत अंतरात्मा के अतिरिक्त अन्य कोई बाहरी नियंत्रण नहीं होगा। जबकि मार्क्स जो है, मार्क्स समष्टि के हितों को सर्वोपरि मानते हैं। मार्क्स ये कहते हैं कि जब समाज में परिवर्तन होगा तो अपने आप स्वतः ही व्यक्ति में भी परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ पर जो मूल भाव है वो ये है कि व्यक्ति से हम समाज की तरफ बढ़ते हैं और व्यक्ति को अच्छा बनाना चाहते हैं गांधी जी। तो दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जो है समाज से व्यक्ति की तरफ बढ़ते हैं। तो दोनों की जो अध्ययन की जो यूनिट है उसमें अंतर है। इसके बाद दूसरा जो अंतर हम देखते हैं वो है तत्व ज्ञान संबंधी। देखिए, गांधी जी के दर्शन का मूल प्रेरणा स्रोत आध्यात्मिक है। वे आत्म साक्षात्कार से व्यक्ति का चरम श्रेय प्राप्त करना चाहते हैं। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जो है वह भौतिकतावादी है। यानी देखिए, कार्ल मार्क्स जो है वे ये कहते हैं कि संसार की भौतिक परिस्थितियां ही अंतिम होती है और वास्तविक होती है। और देखिए, अगर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों को अगर हम बारीकी से देखें तो वहाँ पर उनका एक सिद्धांत है इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत। तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है भौतिकता के कारण हो रहा है। भौतिक जो है लक्ष्य या जो साधन है उसके आधार पर इतिहास में परिवर्तन आता है। जबकि गांधी जी ये कहते हैं कि जब व्यक्ति नैतिक रूप से अच्छा होगा तब समाज में परिवर्तन आता है। तो दोनों में जो है तात्विक जो तत्व ज्ञान है उसके आधार पर हम अंतर को देख सकते हैं। मार्क्स का लक्ष्य एक ऐसी व्यवस्था की स्थापना करना है जिससे भौतिक संसाधनों का समुदाय के हित में न्याय सम्मत उपयोग सुनिश्चित हो सके। जबकि गांधी जी जो है आर्थिक संसाधनों का न्याय सम्मत वितरण व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए मानते हैं। यानी गांधी जी के लिए तो एक जो आर्थिक व्यवस्था है वो एक साधन के रूप में है और उस साधन के माध्यम से व्यक्ति अपने आप को एनलाइटेंड करके समाज में अपनी भूमिका का निर्वाह करेगा। जबकि कार्ल मार्क्स के लिए वो समानता, आर्थिक जितने भी संसाधन हैं उनका सबके सामने एक समान वितरण जो है वो कार्ल मार्क्स का मुख्य लक्ष्य है। इसके बाद अगर हम दोनों के विचारों में अहिंसा के सिद्धांत के आधार पर अगर तुलना करें तो ये सीधा क्लियर हो जाता है कि जहाँ कार्ल मार्क्स विश्व के मज़दूरों को आह्वान करता है कि इतिहास में कोई भी अगर परिवर्तन हुआ है या होता है या होगा तो उसमें वर्ग संघर्ष एक महत्वपूर्ण स्थिति है। और वर्ग संघर्ष में जो है विश्व के मज़दूर एक तरफ होंगे और विश्व के पूंजीपति एक तरफ होंगे। और क्योंकि मज़दूरों की संख्या ज़्यादा होगी, पूंजीपतियों की संख्या कम होगी, तो स्वाभाविक रूप से जो है इस वर्ग संघर्ष में जो विजय है वो पूंजीपति वर्ग की होगी। तो इस प्रकार जो है, और ये जो विजय है ये खूनी क्रांति के माध्यम से, यानी गांधी जी तो ये कहते हैं कि व्यक्ति को अपना अगर दुश्मन है तो उसका हृदय परिवर्तन के माध्यम से हम समाज में उस समान व्यवस्था की स्थापना चाहते हैं। दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स जो है हिंसात्मक साधनों के माध्यम से। तो अहिंसा के इस पॉइंट या बिंदु के आधार पर हम गांधी और मार्क्स में अंतर कर सकते हैं। इसके बाद यदि हम वर्ग संघर्ष और वर्ग सामंजस्य की बात करते हैं तो गांधी और मार्क्स के विचारों में अंतर है। जैसा कि अभी हम चर्चा कर रहे हैं कि गांधी जो है वर्ग सामंजस्य पर, वर्ग समन्वय पर महत्व देते हैं। उनके माध्यम से वो वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं। दूसरी तरफ जो है कार्ल मार्क्स भी वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज की स्थापना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए वो वर्ग संघर्ष को अनिवार्य समझते हैं। इसके बाद केंद्रीकरण और औद्योगिकीकरण। देखिए, गांधी जी केंद्रीकरण के विरोधी थे। विकेंद्रीकृत व्यवस्था में वो विश्वास करते थे और उसकी यूनिट जो है वो एक ग्राम स्वराज्य से शुरू करते हैं। उनका जो ग्राम स्वराज का जो विचार है वो अपने आप में इस बात को सिद्ध करता है कि वह विकेंद्रीकृत ग्रामीण व्यवस्था के आधार पर संपूर्ण व्यवस्था का ढांचा स्थापित करना चाहते हैं। जो स्ट्रक्चर वो बनाना चाहते हैं उसका आधार विकेंद्रीकरण है और उसकी जो यूनिट है वो ग्राम स्वराज है। दूसरी तरफ
औद्योगिकीकरण की अगर हम बात करते हैं तो गांधी जी जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन का सीमित मात्रा में उपयोग करने की बात करते हैं, जबकि कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब तक विश्व में औद्योगिकीकरण नहीं होगा, जब तक विश्व के मज़दूरों को ये आभास नहीं होगा कि पूंजीपति वर्ग उनके हितों का, उनके अधिकारों का, उनके संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, दुरुपयोग कर रहे हैं, और वो उनकी मज़दूर वर्ग या सर्वहारा वर्ग के श्रम के आधार पर सारी व्यवस्था की स्थापना करते हैं और उसी आधार पर उनका शोषण करते हैं। तो यहाँ पर मार्क्स ये कहते हैं कि वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना तब होती है जब सारा विश्व औद्योगिकीकरण की स्थिति में आता है और जब सारे विश्व के मज़दूरों को पता लगता है, उनमें एक जागरण होता है कि हमारे हित क्या हैं, और उसके बाद वो क्रांति करते हैं और फिर वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना होती है। तो औद्योगिकीकरण कार्ल मार्क्स के लक्ष्य के लिए एक अनिवार्य शर्त है, जबकि गांधी जी इसका विरोध करते हैं और जहां आवश्यकता है वहीं पर औद्योगिकीकरण की स्थापना की बात करते हैं। अर्थात जो है पूंजी आधारित उद्योग जो है वो कार्ल मार्क्स के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहयोग करते हैं, जबकि गांधी जी के जो दृष्टिकोण है उसमें जो है आर्थिक प्रतिमान जो है, आर्थिक प्रतिमान, उत्पादन, उपभोग और जो वितरण है वो स्थानीयकरण पर आधारित है। यानी ये सब जो है ग्राम स्वराज से शुरू होते हैं और धीरे धीरे जो है उनके माध्यम से जो है एक बड़ी यूनिट तैयार होती है और वो यूनिट जो है वर्ग विहीन, राज्य विहीन होती है। इसके बाद यदि श्रम और पूंजी की अगर हम बात करते हैं तो कार्ल मार्क्स पूंजी को अनिवार्य मानते हैं। बस उनकी एक समस्या है कि उस पूंजी पर जो हैव्स क्लास का एकाधिकार है, उस एकाधिकार को समाप्त कर वो पूंजी पर जो है उसका अधिकार जो है सर्वहारा वर्ग का हो, यानी उसका एकाधिकार जो है वो बिल्कुल समान हो, किसी एक क्लास के पास, किसी एक वर्ग के पास पूंजी नहीं होनी चाहिए। और गांधी जी ये कहते हैं कि पूंजी हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए महत्वपूर्ण है व्यक्ति का नैतिक रूप से अच्छा होना, और इसके लिए वो प्रन्यासिता सिद्धांत की बात करते हैं कि वहाँ पर जो है व्यक्ति जो है उस पूंजी का ट्रस्टी होगा और उसका जो प्रयोग है वो सर्वहित में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त श्रम की जो प्रतिष्ठा है, श्रम की प्रतिष्ठा को मार्क्स और गांधी बिल्कुल अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। देखिए, मार्क्स ये कहता है कि उत्पादन की प्रणाली जो है उसमें श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और उस श्रम के आधार पर जो है जो मजदूर वर्ग है वो पूंजीपति वर्ग से बार्गेनिंग करेगा। तो यहाँ देखिए, श्रम एक ऐसे टूल के रूप में उपयोग आता है मार्क्स के विचार में, जबकि गांधी जी जो है वो उस श्रम को भी जो है हर व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण बना देते हैं। वो कायिक श्रम या रोटी के श्रम की बात वो करते हैं। तो जहाँ श्रम वहाँ पर एक बार्गेनिंग का टूल बनता है, वर्ग संघर्ष का एक कारण बन जाता है, वहीं पर गांधी जी उसको आध्यात्मिक, नैतिक और धार्मिक पहलू से जोड़कर उसको समाज में एक महत्वपूर्ण स्थान दे देते हैं, जो किसी भी वर्ग के बीच में टेंशन का या संघर्ष का कारण नहीं बनता है। इसके बाद अगर हम राज्य की बात करते हैं तो दोनों ही राज्य का विरोध करते हैं, लेकिन गांधी जी जो है उनका जो दृष्टिकोण है, जैसा कि उन्होंने कहा है, राम राज्य, राम राज्य किसी पर्टिकुलर विचारधारा या धर्म पर आधारित नहीं है। ये एक ऐसा राज्य है जहाँ पर कोई शोषक ना हो, जहाँ पर कोई शोषित ना हो, जहाँ हिंसा ना हो, जहाँ हर जगह अहिंसा हो, सत्य हो। तो गांधी जी का राज्य बिल्कुल अलग है। और मार्क्स जिस राज्य को देखता है, जिस राज्य के बारे में वो अपने विचार रखता है, वो राज्य जो है पूंजीपति वर्ग का एक टूल होता है। पूंजीपति वर्ग राज्य का उपयोग जो है अपने हितों को साधने में करते हैं। तो राज्य के प्रति जहाँ जहाँ गांधी जी का एक सकारात्मक दृष्टिकोण है, उसके विपरीत कार्ल मार्क्स का इसके प्रति एक नकारात्मक दृष्टिकोण है। गांधी जी जो है राज्य का विरोध जो है वो नैतिक आधार पर करते हैं, और जबकि मार्क्स जो है वो उसका विरोध जो है भौतिक आधार पर करते हैं। पूंजीपति के पास सारे संसाधन हैं, सारे पदों पर, सारे संसाधनों पर, सारी फैक्ट्रीज़ पर
जो पूंजीपतियों का जो नियंत्रण है वो नियंत्रण हटना चाहिए, उसका वितरण होना चाहिए। ये बात कार्ल मार्क्स करता है। यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि गांधी जी ये कहते हैं कि राज्य का अस्तित्व तब तक उचित है जब तक व्यक्ति के मन में किसी न किसी रूप से हिंसा विद्यमान है। देखिए, जिस दिन व्यक्ति के मन में ये हिंसा समाप्त हो जाएगी, राज्य स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। यानी यहाँ पर वो जब तक व्यक्ति जागृत नहीं होता है, जब तक व्यक्ति नैतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से अच्छा नहीं बनता है, तब तक राज्य की भूमिका है। जबकि दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जब तक जो उत्पादन और वितरण के जो संसाधन है, उन संसाधनों पर सबका अधिकार नहीं होगा, तब तक राज्य बना रहेगा। यानी वो जब समाजवाद से साम्यवाद की तरफ बढ़ते हैं, जब क्रांति होती है, वर्ग संघर्ष होता है और एक सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व स्थापित होता है, और उसके बाद जब वो वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज की स्थापना की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर वो ये कहते हैं कि जब तक, क्योंकि ये एक ट्रांजिशनल पीरियड है और इस ट्रांजिशनल पीरियड में जो है उत्पादन और जो वितरण के जो संसाधन है उस पर एकदम सर्वहारा वर्ग का अधिकार नहीं होता है, उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो इस प्रकार जो है राज्य के संदर्भ में हम गांधी जी और कार्ल मार्क्स के विचारों की तुलना को देख सकते हैं। इसके बाद धर्म के प्रति भी जो है दोनों के विचारों में भिन्नता है। गांधी जी के लिए धर्म बहुत महत्वपूर्ण है, चाहे राजनीति हो, चाहे व्यक्ति कोई भी कार्य करे, उसको धार्मिक तो होना ही चाहिए। धार्मिक होने का अभिप्राय है कि जो हमारी जो धर्म की, विश्व के विभिन्न धर्मों की जो मूल मान्यताएं हैं, जिसमें हम एक दूसरे का भला करते हैं, जिसमें हम हिंसा नहीं करते हैं, हम किसी का नुकसान नहीं करते हैं, किसी के प्रति कोई घृणा भाव नहीं रखते हैं, तो धर्म हमें ये सिखाता है। लेकिन कार्ल मार्क्स ये कहता है कि कार्ल मार्क्स धर्म को अफीम की संज्ञा देते हैं कि धर्म की आड़ में जो है राज्य जो है वो अपने लक्ष्यों और हितों को पूरा करता है, और वो भी पूंजीपति वर्ग के हितों के लिए। तो यहाँ पर धर्म के प्रति जो कार्ल मार्क्स का नकारात्मक दृष्टिकोण है, धर्म को वो वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना में एक बाधक मानता है। दूसरी तरफ गांधी जी जो है वो उसको सार्थक मानते हैं कि धर्म के आधार पर ही हम ऐसे रामराज्य की स्थापना कर सकते हैं, हम ऐसे राज्य की स्थापना कर सकते हैं जहाँ पर किसी भी तरह की हिंसा न हो, जहाँ पर कोई शोषक न हो, जहाँ पर कोई शोषित नहीं हो। और इसीलिए वो राजनीति के संदर्भ में जो है धर्म विहीन राजनीति को बिल्कुल भी महत्व नहीं देते हैं। जैसे कि मैकियावेली भी कहते हैं कि राजा को तो अपने राज्य की सुरक्षा की चिंता करनी चाहिए, वो धर्म का उपयोग उस सुरक्षा के लिए कर सकता है, जबकि गांधी जी ऐसा नहीं मानते हैं। इसके बाद आर्थिक घटक के संबंध में अगर दोनों के विचारों में अगर भिन्नता है, तो देखिए कि मार्क्स के लिए आर्थिक कारक ही सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली के स्वरूप का निर्धारण करते हैं। देखिए, कार्ल मार्क्स का जो इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत है, उस सिद्धांत में जितने भी परिवर्तन व्यवस्था में हो रहे हैं उसके पीछे आर्थिक तत्व महत्वपूर्ण है, ऐसा कार्ल मार्क्स कहते हैं। जबकि दूसरी तरफ गांधी जी ये कहते हैं कि केवल आर्थिक तत्व हमें प्रभावित नहीं करते हैं। आज तक का जो विकास है, डेवलपमेंट है, हम आदिम व्यवस्था से आज इस लोक कल्याणकारी राज्य की तरफ अगर हम आते हैं, तो इसके पीछे धर्म, अध्यात्म, नैतिकता, अहिंसा, सत्य, ये ऐसे सिद्धांत हैं जिन्होंने हमें आज इस राज्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो जहाँ वो केवल आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर इतिहास के विकास की बात कार्ल मार्क्स करता है, दूसरी तरफ गांधी जी अपने दूसरे सिद्धांतों को महत्व देते हैं। इस प्रकार देखिए, गांधी और कार्ल मार्क्स के साध्य एक होते हुए भी उन साध्य को प्राप्त करने के जो साधन है, जो उनके विचार है, वो बिल्कुल भिन्न है। एक तरफ जहाँ अहिंसा, सत्य, सत्याग्रह और व्यक्ति के लिए नैतिकता, धर्म, अध्यात्म ये महत्वपूर्ण है, दूसरी तरफ कार्ल मार्क्स के लिए जो है वर्ग संघर्ष महत्वपूर्ण है, वर्ग बनना महत्वपूर्ण है, वर्ग बनने के बाद में वर्ग संघर्ष और उस वर्ग संघर्ष की परिणति समाजवाद की स्थापना, ये कार्ल मार्क्स के लिए महत्वपूर्ण है। इस प्रकार गांधी और कार्ल मार्क्स के विचारों में हम मुख्य अंतरों को समझ सकते हैं। धन्यवाद।